जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का एसोसिएशन इंस्टीट्यूट की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चल रहे हैं अपने केमिस्ट्री क्लास में, केमिस्ट्री की टर्म में चलेंगे और हम क्लास 11 के पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। हम जैसे कि फर्स्ट चैप्टर को भी देख रहे थे केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने स्टेट ऑफ मैटर को लेकर चलना प्रारंभ किया था। स्टेट ऑफ मैटर हमने सॉलिड पढ़ लिया था, लिक्विड पढ़ लिया था। अब बारी आती है हमारे गैस। एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे जीवन लाइफ में, चाहे हम जिस भी फील्ड में हो, इस गैस के बिना हमारा कोई काम नहीं होना है। तो हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करना, ये हमारा कार्य होता है, हमारा एक काम सा है। देखिए, केमिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं भी शक लगे कि ये चीज़ क्या है, तो उसके बारे में जानिए, तोड़िए, निचोड़िए, उसके अंदर जाइए, प्रयास करिए और उस चीज़ को हासिल करिए ये चीज़ किससे बनी हुई है। और हम जनरली इसको केमिस्ट्री में बहुत आसानी से कर सकते हैं इन कंपेयर टू बायोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। फिजिक्स में भी ये आसान होता है, लेकिन बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि उतने हम टेक्निकल नहीं होते, लेकिन हम केमिस्ट्री में इसको जान सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल किए हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर भी सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो उसी टर्म में आज हम गैस को देखने के वाले हैं कि गैस क्या है। जनरली हमको पता है कि गैस भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का एक रूप है जो कि सॉलिड लिक्विड के बाद हम इसको हमेशा अक्सर पढ़ते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि गैस है क्या। मैंने आपको बताया था कोई भी स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है कि उसके अंदर का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ही आपको बताता है कि वो चीज क्या है, वो है सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि प्लाज्मा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो अब हम उसी पार्टिकल के अरेंजमेंट को देखेंगे इस गैस में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, एक दूसरे के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो आपका सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही ज्यादा होता है। हम सीधा लिक्विड को ही लेकर चलते हैं, इसके पहले वाले को ही लेकर चलते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, क्या इंटर molecular space is much greater than the liquid। अब ये मैंने आप देखिए, अब आपको रिलेशन वो ऐड करना है। रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हम सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा क्यों है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम है। इसका मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is much less than the liquid। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो इनके हर एक पार्टिकल के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनको मूवमेंट करने का पूरा अवसर मिल जाता है। और जहां पे जितना ज्यादा मूवमेंट है वहां पे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो गैस में ज्यादा होता है। उसको हम आगे देखते हैं। देखिए,
अगर हम यहाँ पर देखा, हमने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का गैस में, वो क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड की काइनेटिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा होता है। वजह वही हमारा है, क्योंकि उसके दो पार्टिकल्स के बीच में उन्हें ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। जनरली हम एक रिलेशन शो कर सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे हमने देखा सॉलिड में पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत ही कम है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। लिक्विड में देखा काइनेटिक एनर्जी है, कम है गैस के कंपेयर में, क्योंकि गैस के कंपेयर में स्पेस भी कम है उस वहां पे पार्टिकल्स के बीच में, और यहाँ पर गैस में हमने देखा ही है। अब हम अगली बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में हम ये देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। इसको हम बहुत ही ज्यादा हद तक दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। एक बैलून को हम बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। हम इसके परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, इसके रेफरेंस में कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। पिस्टन के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, या तो बॉटल का एक्सपेरिमेंट किया गया है। आप जनरली किसी भी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, अगर आप मान लेते हैं सपोज दैट हमने 3 बीकर ले लिया है और सब पे हमने पिस्टन का इस्तेमाल किया है। हमने इसमें सॉलिड फिल कर दिया है यहां पर, ये इसमें लिक्विड फिल कर देते हैं और इसमें आपका गैस कर देते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड गैस को देखें आप, अगर हम इस पिस्टन को नीचे ले जाते हैं तो आप ये बताइए कि कौन सा पिस्टन सबसे ज्यादा नीचे आएगा। हम देखेंगे सबसे ज्यादा गैस में आएगा। अगर हम इसको दबाते हैं तो ये यहीं तक आएगा। लिक्विड यदि बहुत होगा तो यहां तक आएगा, लेकिन गैस में ये बहुत नीचे तक जा सकता है, क्योंकि गैस के अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे ये कंप्रेसिबिलिटी पावर इसकी बढ़ती कैसे है, तो वहीं पर हम चलेंगे पीछे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कंप्रेस इस वजह से हो पाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में न तो ही कोई ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, न ही ये पास में है। इसलिए हम इस पार्टिकल्स को अगर प्रेशर करेंगे तो इसके पास जरूर आएगा, क्योंकि बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा हम कंप्रेस कर पाएंगे। इसलिए गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो इन कंपेयर टू लिक्विड बहुत ही ज्यादा होती है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो गैस का तो हमको न शेप फिक्स मिलेगा कहीं, न ही वॉल्यूम फिक्स मिलेगा। मतलब गैस, देखिए हमने लिक्विड में देखा कि शेप तो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर हम सपोज दैट 2 ml गैस हम यहाँ पर डालते हैं तो पूरा भर जाता है। वही अगर हम इसमें डालते हैं तो भी पूरा फिल हो जाएगा। जितना गैस हमने इसमें डाला वो इतना पूरा कवर कर लिया। दूसरा हमने वही गैस उतने जितना क्वांटिटी इसमें था उतना क्वांटिटी इसमें डाला तो ये भी पूरा कवर अप कर लेता है, क्योंकि वो कंटेनर के शेप में आ जाता है। इसमें यहाँ पर शेप हो गया, इसमें यहाँ पर शेप हो गया। जैसे कि लिक्विड में भी शेप की बात होती है तो फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू कंटेनर होती है, जिसमें रखेंगे उसी शेप में बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम लिक्विड में तो आपका फिक्स होता है, जितना होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं। हम अगला पॉइंट, आगे के पॉइंट देख लेते हैं।
अब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कि अभी एग्जांपल में आप एलपीजी को ले लीजिए, आप सीएनजी को ले लीजिए, आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, चलते हैं कि इस गैस में और क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पर एक चीज को देखेंगे, डिफ्यूजन को देख लेते हैं। गैस के अंदर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्लास 9 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। डिफ्यूजन स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही अच्छा डिफिनेशन इसका है, शॉर्ट में स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स। अब स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स की बात हम कर लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल्स फैलता कब ज्यादा है? जब उसके बीच में फोर्स कम होती है। तो जनरली हम देखते हैं डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में ज्यादा होता है। जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में ज्यादा होता है। अगर हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम लोग जनरली देखते हैं कि क्लास 9 में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी का स्क्वायर रूट, डेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमको पता है डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम और गैस की उससे कम। अगर इस ग्राहम ने बताया डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में जो डिफ्यूजन होता है, मान लेते हैं डिफ्यूजन हमारा होता है, डिफ्यूजन हमेशा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेंसिटी के स्क्वायर रूट। डिफ्यूजन आपका हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। यही है मतलब डिफ्यूजन इज इनवर्सली proportional to the square root of density of the matter। इसका मतलब अगर किसी के डेंसिटी का स्क्वायर रूट ज्यादा है तो वहां पर डिफ्यूजन कम होगा, किसी के डेंसिटी का स्क्वायर रूट कम है तो वहां पर डिफ्यूजन ज्यादा होगा, बिकॉज बोथ आर रिलेटिंग इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ इट विल बी इंक्रीज देन इट विल बी डिक्रीज, इफ इट विल बी इंक्रीज देन इट विल बी डिक्रीज। सो हमने ये देखा डिफ्यूजन का केस। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जनरली लोग पढ़ते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं। आप आगे क्लासेस में बीएससी वगैरह में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जनरली ये क्लास 9 में भी पढ़ाई जाती चीजें, तो छूटेगा ही हमसे कुछ, सब लेकर चलेंगे। अब डिफ्यूजन की अगले पॉइंट को देखते हुए हम चलते हैं गैस में। तो अगले पॉइंट अगर हम बात कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि गैस और प्रेशर का रिलेट करने वाला है। तो गैस जो होता है वो अपने कंटेनर पे हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब गैस एक्सर्ट प्रेशर, बात तो यहीं भी खत्म हो सकती है, लेकिन बात हमको खत्म यहाँ करना नहीं है, बात हमको यहाँ पर शुरू करना है इस प्रेशर को लेकर। इस प्रेशर को लेकर बड़ी मापदंड होता है कि फिजिक्स में इसको कैसे लेते हैं, केमिस्ट्री में कैसे लेते हैं। फिजिक्स में हम इसको पास्कल के रूप में लेते हैं, केमिस्ट्री का हम इसको एटीएम के रूप में लेते हैं। ये क्या है एटीएम, ये क्या है पास्कल, ये क्या है टॉर। आज आइए इन सबका सफाया ही करते हैं, इनको पढ़ ही डालते हैं, इनको खत्म करते हैं। प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को नापने की कई विधि, कई तरीके हैं। जो एयर से पूरा प्रेशर बनता है, एयर जो एक्सर्ट करता है फोर्थ अर्थ पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेशर के लिए, सबसे पहली यूनिट हमको मिलती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग एटीएम
शॉर्ट फॉर्म में एटीएम लिखते हैं। अगर हम जनरली देखें तो जो हमारा सी लेवल होता है, अगर हम सी लेवल की बात करें एकदम ऊपर, सी लेवल में अगर हम लोग ऊपर की बात करते हैं एकदम, तो यहाँ पे हम देखते हैं जनरली एक एटीएम होती है। अब कहेंगे सर जी एक एटीएम बता तो ये एक एटीएम कहाँ है, कैसे समझे? तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। आइए, अगर हम एक एटीएम को जनरली देखें तो इसका मतलब होता है 760 ml। अब दिमाग आपका थोड़ा खुला होगा, 1 ATM इज इक्वल टू 760 ml। अब हम इसको थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। अब कहेंगे 760 mm क्या होता है, तो इसका हमें उपाय है, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑन ऑफ द मर्करी। इन बैरोमीटर। बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसको ई टोरिसेली ने बनाया था। बैरोमीटर इज an instrument which is constructed by the E. Torricelli to measure the atmospheric pressure। बैरोमीटर में मरकरी का काम होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में ही आपने इसको पढ़ रखा होगा कि बैरोमीटर में मरकरी जितना ऊपर जाती है उसी हिसाब से करते हैं। मतलब एक एटीएम का मतलब 76 सेंटीमीटर, मतलब मरकरी जो होगी ये इस प्रकार से होता है आपका बैरोमीटर, यहाँ पर रीडिंग हुई होती है। अब सपोज दैट यहाँ पे जो प्रेशर रीडिंग की जाती है यार, ये यहाँ पर 76 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब हो गया आपका 1 ATM। अब 76 सेंटीमीटर मरकरी का यहाँ लगा दीजिए इन बैरोमीटर। अब हम इसको आगे भी चलते हैं, देखते हैं। एक हमको और यूनिट मिलती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क को देने वाले व्यक्ति का नाम था ई टोरिसेली, जिन्होंने बैरोमीटर को बनाया। ई टोरिसेली ही थे जिन्होंने इस बैरोमीटर को बनाया था। अब ई टोरिसेली ने इस टॉर्क को भी दिया, ई टोरिसेली ने इस टॉर्क को भी दिया। अब कहेंगे इस टॉर्क को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर टॉर्क रिलेट करना हो तो समझ लीजिए इस प्रकार से, एक एटीएम बराबर आपका कितना टॉर्क होगा, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क। अब कुछ और चीजें भी रिलेट की गई हैं, कैसे? सपोज हम थोड़ा सी लेवल पर चलते, समुद्र में चलते हैं। अगर हम समुद्र पे हैं, ये हमारा होगा सी लेवल। सी लेवल हमने पहले बात की कि वहां पर जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। अगर हम 33 फीट नीचे गए, 33 फीट नीचे गए, वहां से अगर सरफेस तक देखे हैं तो वहां पे हमको मिल जाता है 2 ATM। सपोज हम और गए, हम 100 फीट चले गए, 100 फीट जाने के बाद ये हो जाता है हमारा 4 ATM, 4 ATM। अब इसको कैलकुलेट करके इसके अकॉर्डिंग हम FPS सिस्टम में देखते हैं। FPS मतलब फीट पाउंड सेकेंड। अगर हम इस सिस्टम में फिर देखते हैं, फिर हमको जो रिलेट मिलता है कि आपका FPS में ये 1 ATM क्या हो जाता है, तो उसको FPS में पूरा नापने के लिए मिलता है आपको 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब इससे हमको पता चल गया कि जनरली हम देखें चाहे ये जो रेट कर रहा है, ये कर रहा है इसके FPS सिस्टम में 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 14.7 पाउंड को IB में लिखते हैं पाउंड इंच स्क्वायर। अब हम एक बात और कर लेते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम एक चीज और देखते हैं, आपका SI सिस्टम भी इसको देख ही लेते हैं आज कि SI सिस्टम में भी इसका क्या क्या पूरा काम है। अब SI सिस्टम में हमको पता है कि हम इसको पास्कल का इस्तेमाल करते हैं।
अब हम पास्कल को अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर कर ले, अगर हम एक मीडियम को पास्कल में देखते हैं तो 0.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, ये है रिलेशन बिटवीन 1 एटमॉस्फेयर टू द पास्कल। अब कहीं कहीं हम देखते हैं कि बार का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर को नापने में बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बार की हम बात कर ले तो हमारा एक बार बराबर 1 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अगर बार को हम एटीएम से रिलेट कर लें तो ये आपका 0.987 एटीएम हो जाएगा। ये हुआ बार और पास्कल का रिलेशन, ये हो गया बार और एटीएम का रिलेशन। तो हमने देखा गैस को हमने पूरी तरीके से देख लिया, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है तो हमने कुछ प्रेशर के जो कंटेंट थे उसको भी देख लिया। अब हमारे पास जो अगले टॉपिक होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला टॉपिक हमारा है वो है मोल कंसेप्ट। अगले वीडियोस को आप लोग बहुत ही गंभीरता से देखिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपको आईआईटी देना हो, चाहे आपको जेएम देना हो, जो भी एग्जाम आपको देना हो, चाहे आपको बीएससी का एंट्रेंस ही कहीं किसी अच्छे कॉलेज का देना हो, तो इस समझिए मोल कंसेप्ट का अपना एक अहम रोल होता है। कि मोल कंसेप्ट केवल आपको मोल कंसेप्ट ही नहीं बताता, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपको हर उन चैप्टर्स में मिलेगा जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो उसमें भी मोल का इस्तेमाल होगा, कि बिना मोल के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना होगा। मोल कंसेप्ट ऐसा पढ़ाऊंगा, इतना डीपली पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो तब तक के लिए वेट करिए, क्योंकि वेट करके पढ़ेंगे तो चीज का अलग ही मजा होता है। आगे हम मिलेंगे आपसे मोल कंसेप्ट की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।